नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटो सेक्टर पर। दरअसल सभी कार कंपनियां बड़ी से बड़ी, चाहे वो मारुति हो या टाटा हो या कोई भी कंपनी हो, सब 1 अप्रैल से गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही हैं। तो कौन सी गाड़ी का दाम कितना बढ़ जाएगा, आपके पसंदीदा कार कितनी महंगी हो जाएगी, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। एक तो है टुट्टू धवन जी, जो कि देश के जाने माने दिग्गज ऑटो एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। दूसरे हैं दर्शित गुज्जर जी, जो कि डूडल के फाउंडर और सीईओ हैं। तो इन दोनों से हम जानना चाहेंगे कि सर जी, ये जो ऑटो सेक्टर में जो ये घोषणा हुई है कि 1 अप्रैल से सारी गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे, तो इस पर सर कैसे असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, और इस फैसले के पीछे कारण क्या है? मतलब क्यों ये कंपनियां अचानक 1 अप्रैल से सारी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही हैं? किसी ने 3% बढ़ाने की घोषणा की है, तो किसी ने 4% की है। तो मतलब इसका मकसद क्या है? जी सर, धवन सर आपसे पूछ रहा हूँ सर। हाँ, देखिए, मकसद तो यही है। जैसे 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 महंगाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट की जो है उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक ऑफसेट करना पड़ता है इनको एक्सपेंस, जो कस्टमर को पास ऑन किया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये हर साल ही हो। ये 2-3 साल के बाद जब जब बिल्कुल ही अपनी क्षमता नहीं रहती एकोमोडेट करने के, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं फालतू के, तब वो ये चीजें कस्टमर को आगे पास ऑन की जाती हैं। और ये ऐसा ही अब इस साल में हो रहा है, जबकि सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इफेक्ट हुआ है, और साथ में वो अपनी 2 से लेकर 4% तक जो भी उनकी वैल्यू बनती है वो ऐड कर रहे हैं टू द कॉस्ट ऑफ द कार। मतलब आपका कहने का मतलब है कंपनियां अपनी कॉस्ट उनकी बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कॉस्ट बढ़ने के ऊपर ही कंपनीज करती हैं, क्योंकि नॉर्मली उनका ऐसा कोई विचार नहीं होता कि वो फालतू में पैसे बढ़ाते रहे। जी उनके अपने काफी बफर्स होते हैं, जो जिस टाइम के ऊपर ये गाड़ियां डिसाइड की जाती हैं बनाने के लिए, और वो बफर्स उन्होंने रखे होते हैं कि छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस जो बीच में बढ़ते हैं, कभी टैक्सेस के कभी बजट के, तो वो अकोमोडेट कर लेते हैं। पर जी जब वो बिल्कुल ही पानी नाक से ऊपर चल जाता है, तो फिर उसके बाद ये कस्टमर की तरफ आगे देखते हैं। जी, मतलब फिर इसका भार कस्टमर के ऊपर पड़ता है फिर। जी हाँ। जी दर्शित जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो ये कंपनियां दाम बढ़ाने जा रही हैं 1 अप्रैल से, लेकिन उसके पहले आप देखें तो मार्च में धमाकेदार सेल चल रही है एक तरह से। किसी पे इतना डिस्काउंट, किसी पे 40,000 का डिस्काउंट, किसी पे 50,000 का डिस्काउंट। तो क्या ये केवल स्टॉक क्लियरेंस सेल है, या फिर ईयर एंडर सेल है, या फिर कुछ और है इसकी वजह? सर जी देखिए, कॉस्ट बढ़ने के काफी रीजंस होते हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो जाती है, और इसी कारण से इन्वेंट्री की कॉस्ट भी एक बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्स नहीं हो पाती। और वो इन्वेंट्री की कॉस्ट बेयर करना पड़ता है एक डीलर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेयर करना पड़ता है। उस इन्वेंट्री कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए और इन्वेंट्री कम करने के लिए फिलहाल के लिए डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भारी डिस्काउंट एक कंज्यूमर को दे देता है, जी और इसी के कारण मार्च तक सेल्स और आती है। और इसका दूसरा एक कारण होता है कि जो 2024 के जो मॉडल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उसको भी वो स्टॉक क्लियर करने के लिए वो सेल लाई जाती है। और जो करंट अभी जो रेट जो इन्फ्लेट होने वाले हैं, वो सारे 2025 के मॉडल से लागू करता है। जी, जैसा आपने बताया कि 2025 के मॉडल से लागू होगा, तो सर टुटू सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि चूंकि आप बहुत साल से मतलब ऑटो को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो क्या ईवी पॉलिसी जो आई है, सरकार इस पे इतना फोकस कर रही है ईवी पॉलिसी के ऊपर, और कंपनियां भी लगातार ईवी पे जोर दे रही हैं, चाहे बड़ी कंपनी बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, तो सर आपको लगता है कि ये जो दाम बढ़ाने वाला है, तो क्या इसका ईवी गाड़ियों पर भी दाम बढ़ेगा, या केवल पेट्रोल डीजल की बात हो रही है? देखिए, ये अभी कोई कंपनी ने डिसाइड नहीं किया। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि ईवी के ऊपर तवज्जो काफी दी जाती है जी गवर्नमेंट की तरफ से भी और टैक्सेशन की तरफ से भी। और साथ साथ में जो उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, जिसके साथ जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे आप बैटरी की बात करेंगे, जी वैसे उसकी इनपुट कॉस्ट जहां जहां कम होती जाती है, तो वो ऑब्वियसली कस्टमर की तरफ पास ऑन नहीं की जाती, वो कंपनीज अपनी तरफ रख लेती हैं एज अ बफर, के किसी वक्त जब जरूरत पड़े तो वो आगे ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंसेस टू द कंज्यूमर। तो जी अभी तो फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि जी ईवी की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। बाकी ये जो उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ती जाएंगी, तो नेचुरली दैट हैज टू बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। जी
जैसा कि सर आपने बताया कि ईवी पे अभी कोई फैसला नहीं आया है, तो दरअसल कंपनी अभी कल परसों में ही नितिन गडकरी जी ने बताया था कि ईवी पॉलिसी को लेकर एक दिल्ली में भी ईवी पॉलिसी 2.0 आने वाली है। उससे मतलब सीएनजी जो ऑटो, खास करके जो दिल्ली में सीएनजी ऑटो चलती हैं, उनको कन्वर्जन किया जाएगा, ड्राइवर को प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप ईवी मॉडल में शिफ्ट करें अपने आप को, जिससे कि ईवी पॉलिसी को और, क्योंकि दिल्ली देश का सबसे बड़ा मतलब देश की राजधानी कही जाती है, यहाँ बहुत सारी संख्या में ऑटो ड्राइवर्स हैं, तो उनको भी फायदा मिलेगा। तो इस पॉलिसी सर आपको लगता है कि ये बीच में जो दाम बढ़ाने वाली बात है, इसको कुछ झटका सा लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो? क्योंकि इसमें जो है मारुति देश की सबसे बड़ी कंपनी है और उन्होंने जो घोषणा की है वो 4% तक बढ़ाने की है, चाहे उनकी फ्रॉन्क्स हो चाहे वैगनार हो, मतलब जो मोस्ट सेलिंग कार्स हैं उनके भी दाम बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में कई सारे आपने एड्स भी देखे होंगे, अभी एड्स भी चल रहे हैं कि लगातार आपके पास बचे हैं बस 5 दिन, इतने बचाने का मौका, इतना में आप कर सकते हैं। तो सर इसका क्या मतलब, आम कंज्यूमर को इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है जो नहीं जानती है कि कंपनी की कॉस्टिंग की क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है, अंदरूनी प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे होगा सर? देखिए, ईवी की जो बात करें तो जी शायद अब काफी हद तक डिसाइड हो चुका है कि कौन से सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर ईवी इज मोस्ट कमर्शियली वायबल, और उसके अंदर देखा गया है कि जो कमर्शियल सेगमेंट्स हैं, खासतौर टैक्सीज और एग्रीगेटर्स जो हैं, उनके जो गाड़ियां ईवीज की फुल वैल्यू निकल आती है, क्योंकि उनकी खपत ज्यादा है, उनकी यूजेज ज्यादा है, और दे आर यूज्ड एज ए मशीन जो आप 24 घंटे चला सकते हैं। इवन इफ बाय चेंजिंग अ ड्राइवर और टू, तो आप उसको हर वक्त आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बढ़िया चीज तो ये है कि जब आप गाड़ी या मशीन की पूरी वैल्यू निकाल लें इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा आ जाता है, और साथ साथ में जो रेजिडुअल वैल्यू जब कम होती है बेचने के टाइम के ऊपर, तो आपको इतना तकलीफ नहीं होती कि आपने उसको औने पौने दाम में आगे बेच दिया है। वेर एज जो कंज्यूमर्स हैं, एक्चुअल कंज्यूमर्स हैं, दे वांट अ बैंग फॉर देयर बक। तो जो रेजिडुअल वैल्यू जब गाड़ी की होती है वो पूरा अपना रिटर्न मांगते हैं, और साथ साथ में अब तो जो स्क्रैपिंग पॉलिसीज के अंदर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं स्क्रैपिंग करने के जी और रोड टैक्स बचत करने के, वो भी आप उसका फायदा उठा सकते हैं ऑन व्हीकल्स विच आर बीइंग स्क्रैप एंड विच हैव आउटलिव्ड देयर डेट। जी सर, ये आपने सही कहा। दर्शित जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो ये दाम बढ़ने वाले हैं, इसमें मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, किया हो, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनियों ने घोषणा कर दी है कि हाँ जी हम 1 अप्रैल से दाम बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उसी के पहले जो डेटा आया था कि मोस्ट टॉप सेलिंग कार, टॉप 10 सेलिंग कार जो हैं, उनमें से अगर 10 कार में 7 तो केवल मारुति की हैं, चाहे वो डिज़ायर हो, चाहे फ्रॉन्क्स हो, चाहे वैगनार हो, चाहे बेलोरो हो, इन सब मतलब ये टॉप 10 में शामिल है। तो इनके जो प्राइस बढ़ेंगे, बेस प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से देखा गया है तो मारुति के दाम में कम से कम 35,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर हम मारुति सुजुकी अर्टिगा की बात करें तो 35,350 रुपये उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो सर आप कैसे इसको देखते हैं कि मतलब मारुति की पकड़ अभी भी ऑटो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है और उसकी जो टॉप 10 सेलिंग के आंकड़े भी साफ साफ बता रहे हैं, तो उसमें आपको लगता नहीं है कि आम जनता को मारुति में सबसे ज़्यादा भरोसा अभी भी है, तो उनको थोड़ा झटका लगेगा? डेफिनेटली झटका लगेगा। बात तो है डेफिनेटली, जी और देयर इज नो डाउट कि फालतू के पैसे किसी को भी खर्च करने पड़े तो तकलीफ तो जरूर होती है। क्योंकि सोचिए सर, But अगर अब आप जब 4% भी बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा 35,000 बढ़ रहा है। तो एक आम आदमी जो कि सोच रहा है कि अब मैं कार खरीदूंगा, अचानक से उसको पता लगे कि 40,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली झटका तो है सर। तो इसी करके इस वक्त उन्होंने एक आपको वार्निंग दी है, और साथ साथ में एक ऑप्शन मिली है कि आप 31 मार्च से पहले पहले अपनी जो परचेजेस हैं इस साल की आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए। इन एनी केस जो ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है, कंपनीज और जब अपने एसेट्स को चेंज करती हैं, बदली करती हैं, तो वो भी कोशिश यही करते हैं कि 31 मार्च से पहले एक नया एसेट आ जाए जिसके साथ उनको डेप्रिसिएशन अगले साल के लिए फिर वो कायम रहे। तो कंपनीज को मेरा नहीं ख्याल को इतना बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ता, बट यस प्राइवेटर के जो पॉकेट में से फालतू के पैसे निकलते हैं वो डेफिनेटली एक तकलीफ होती है हर इंसान को।
तो सर इसके लिए कंपनियों डेफिनेटली मैं इसके ऊपर ऐड जी करता हूँ। जी जी जैसे सर ने बताया और आपने बताया, जैसे मारुति एक टॉप सेलिंग कार्स में से आती है। तो ये मेनली अफोर्डेबल और एंट्री लेवल कार सेगमेंट्स होती है, जहाँ पे मिडिल क्लास बायर्स अपनी गाड़ियां इधर से खरीदते हैं और ये प्राइस पॉइंट पे खरीदते हैं। जी और इनको ही सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि ये लोग का मंथली बजट काफी लिमिटेड रहता है, बहुत छोटा रहता है, और उसमें 35,000 40,000 की कॉस्ट बढ़ना और ईएमआई पे अफेक्ट आना और सीधा सीधा कैपिटल के कारण इंटरेस्ट पे भी अफेक्ट आना, इनकी डेली कॉस्ट और मंथली कॉस्ट पे काफी इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर्स को। जी। जैसा कि आपने बताया कि इफेक्ट पड़ता है, तो मैं आपको पहले जरा कौन सी कंपनियां कितना दाम बढ़ाने जा रही है। मारुति सुजुकी इंडिया 4%, हुंडई मोटर 3%, टाटा मोटर्स 3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3%, किया 3%, BMW 3%। सबसे जो कम बढ़ाने जा रही हैं वो है रेनो। रेनो ने 2% बढ़ाने की घोषणा की है अपने अलग अलग वेरिएंट से। तो इसमें यहाँ भी है, मारुति बिकने में भी सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, तो दाम बढ़ाने में भी सबसे ऊपर ही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा वैगनार एक टाइम पे मोस्ट सेलिंग कार थी, अभी भी सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जो खरीदता है वैगनार ही खरीदता है। अब चूंकि वैगनार के वेरिएंट्स भी इतने अच्छे आ गए हैं कि अब उसकी लुक वगैरह भी काफ़ी चेंज हो गई है। तो सर इसमें आपको लगता है कि मारुति को थोड़ा सा प्राइस रेंज अगर कम रखते तो लोगों को कम झटका लगता? मैं स्पेशली मारुति की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, ये तो कंपनी पॉलिसीज हैं और उन कंपनी वालों को सब पता है कि उनके वैल्यूज, जो उनके ब्रांड्स हैं और उनके जो मॉडल्स हैं, कौन सी कंपनी, कौन सी चाहत ज्यादा है, जिसके साथ उनको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जी इनकी वॉल्यूम्स इतनी ज्यादा है कि दे रियली डोंट केयर कि उसके बाद कि फालतू पैसे लग रहे हैं किसी के या नहीं। जो आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीदेगा। और इन एनी केस वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो आज भी मारुति के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे स्टैंड राइट ऑन टॉप। उसके जी अंदर आपको उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी ईयरली मेंटेनेंस, उनकी रेजिड्यूल वैल्यू और उनकी जो एक वर्ल्ड नेशन वाइड जो आपको मिलती है सपोर्ट, वो सबसे ज्यादा है। 35,000 इनके आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहां जी पर आपको ऑन ऑन एक्चुअल प्राइस आपको मेंटेनेंस के पैसे देने पड़ते हैं। जिसका मतलब है कि आपको यू डोंट इवन हैव टू गो टू अ रोड साइड मैकेनिक टू गेट योर जॉब डन। वो तो उनकी तो फिलॉसफी ये भी है कि आपने अपने आप भी कुछ करना हो तो आप हमसे सामान ले लीजिए, हम आपको उसी प्राइस पे देंगे, आप अपने आप फिट कर लीजिए। तो ऐसी उनकी फिलॉसफी बहुत कामयाब है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो एक चाहता मॉडल है फॉर द नेशन। जी। दर्शी जी, मेरा सवाल एक आपसे है कि जैसे आप मतलब सरकार ईवी पे फोकस कर रही है, दाम बढ़ने के बाद जैसा हम लोगों ने बात भी की, आप भी चूंकि एक शायद ईवी कंपनी चलाते हैं या ईवी मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ईवी को लेकर सरकार को और क्या बदलाव करना चाहिए, या और ताकि नए नए प्लेयर्स और इंडिया में आ सकें, या फिर छोटे प्लेयर्स जो हैं जो और आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए? जैसे अपनी बात हो रही है मंथली कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे बात हो रही थी और रेसिडुअल कॉस्ट पे बात हो रही थी, तो जी उसी तरह जैसे देखेंगे पेट्रोल व्हीकल्स में लगभग लगभग एक 4 व्हीलर में 3 से 5 हजार रुपए महीने के खर्चे हो जाते हैं, फ्यूल कॉस्ट हो जाए या अदर मैकेनिकल कॉस्ट हो जाए या अदर कॉस्ट हो जाए। तो उसी तरह ईवी अगर अपनाते हैं तो वही कॉस्ट में अपन बचत कर सकते हैं और वही अपना रनिंग कॉस्ट आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 500 to 1,000 रुपीज में। यही एक आम आदमी की 4,000 रुपीज तक की बचत हो सकती है। और इसी में सरकार काफी योजनाएं ला रही है और काफी और भी लाएगी, ये कॉन्फिडेंट है हमें। और जैसे आपने बताया दिल्ली में और जैसे ऑटो रिक्शास को ईवी में कन्वर्ट किया जा रहा है, जी तो इससे जो ऑटो रिक्शा चालक है उनकी मंथली स्टाइपेंड बढ़ती है। और यही फैसले के कारण सरकार और भी ऐसे योजनाएं बनाएगी और ये हमें उम्मीद है। जी या जी सर, मेरा सवाल एक आपसे है इसमें सर। जी सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हालांकि आपको मंथली एक्सपेंस में डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बट जब आप इन गाड़ियों का डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं या जिस वक्त उनकी हैवी मेंटेनेंस होती है, जिसका मतलब है बैटरी बदली करनी हो, तो आजकल के माहौल में जो बैटरी की कॉस्ट है, इट इज एनीवेयर बिटवीन 40 to 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू व्हीकल। तो 5 साल या 7 साल या 8 साल के बाद जब आप इतने पैसे खर्च करना मंजूर हो जाते हैं जरूरी, तो द वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज नॉट एज मच जिसके ऊपर आप इतने पैसे खर्च कर सके। तो उस टाइम के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है। और यही चीज जो है, जो कमर्शियल व्हीकल्स में है, जो आप उसके अंदर
2 4 5 साल के अंदर उसकी फुल वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ यूजेज एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपको दुख नहीं होगा कि आप उसको गाड़ी को सैलवेज में भी भेज दें, तो यू डोंट माइंड डूइंग दैट। तो सर जैसा कि आपने बताया, अब मैं वही आप दोनों चर्चा कर ही रहे हैं, मैं इसमें एक आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि सर ईवी इज़ अ बेटर ऑप्शन या अभी भी पेट्रोल डीजल या फिर जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, या फिर सीएनजी इज़ अ बेटर ऑप्शन? क्योंकि ईवी को देखिए, प्रमोट तो जो काफ़ी किया मेरी जा रहा है, अपने बट इंडिया में इतना अभी इंफ्रा नहीं है, जो मतलब अभी इसलिए शायद ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अभी ईवी हाल में ही लॉन्च हुई है, अभी 2 या 3 साल से ही पीछे ये लॉन्च हुई है, तो अभी वो सिचुएशन नहीं पहुंची कि जहां गाड़ियों की बैटरीज बदली होने वाली है। बाकी ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि नॉर्मल जैसे बैटरीज आप लगाते हैं, टॉर्चेज में है या आपके फोन में है, वो उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे ही गाड़ियों की लाइफ भी बैटरी की कम होती है। अब नई गाड़ी जब होती है तो वो आपको 400-500 किलोमीटर का मिलता है रेंज, वो धीरे धीरे कम होते होते 200, 300 पे, 250 पे, और इवेंचुअली 5 साल या 7 साल के बाद शायद 100 किलोमीटर पे ही आ जाए। तो उस सिचुएशन के अंदर आके आपको बैटरी बदली करनी पड़ती है, और जो उस सिचुएशन से पहले ही आप अपनी गाड़ी बेच ले और अपने वैल्यू आपको मिल जाए पूरी, तो आई थिंक आपको सोने पे सुहागा इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जी जी, दर्शित जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सेकेंडली एक ऐसा चीज है, जैसे ये इनपुट कॉस्ट की बात है, बैटरी की बात है, ये अगर बात सही है कि ये 2-3 साल से ही चर्चा में रही है ईवी, पर ये 2-3 साल पहले की अगर आप लिथियम की कॉस्ट पकड़ोगे, फॉर एग्जांपल एक अगर बैटरी 50,000 रुपए की आती थी 3 साल पहले, तो वो आज 30,000 के करीबन आ चुकी है। और जितना जितना हम लोकलाइजेशन पे फोकस करेंगे, और ये चाहे ईवी के लिए हो या एक पूरे पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हो, ये जितना जितना हम लोकलाइजेशन पे और भारत सरकार के मेड इन इंडिया के ऊपर अपन फोकस करेंगे, तो ये हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जितनी कम कर पाएंगे, और रुपी डिपेंडेंसी जो डॉलर रेट फ्लक्चुएशन के कारण भी जो रेट्स बढ़ते हैं ये वो होता है, और उसके उसकी डिपेंडेंसी अगर हम कम कर पाएंगे तो लोगों को और बहुत ही बेनिफिट होगी। और सरकार इस विषय पे काफी इंटरेस्ट से काम कर रही है, इसीलिए मेड इन इंडिया में इतना प्रोत्साहन दिया जाता है और इतने सब्सिडीज दिए जाते हैं। जी जी सर, मेरा इस पे आपसे एक सवाल है कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल मौजूदा टाइम में ईवी को लेकर, वो सर आपको एज एन एक्सपर्ट क्या लगता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है सर चार्जिंग की। जी जो चार्जिंग यूनिट्स हैं, जो चार्जिंग हब हैं, वो हमारे पास काफी नहीं है, और जो इन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 30 to 40% काम नहीं करते एट द टाइम व्हेन यू रिक्वायर। जी अभी भी आप देखेंगे जाके किसी वक्त तो आपको जो हब्स हैं उनके अंदर नॉट वर्किंग का बोर्ड लगा होता है, या उनके ऊपर बिजली नहीं आ रही होती है, सो ऑन। तो दैट इज द मोस्ट इनकन्वीनियंट थिंग, स्पेशली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। प्राइवेट यूजर तो उनको तो पता है कि दफ्तर चले गए तो वहां पर प्लग इन कर लिया, जी या घर में आ गए तो उनको पता है कि रात को उन्होंने प्लग इन किया और सुबह तक उनको बैटरी पूरी चार्ज मिल जाएगी। पर जो कमर्शियल यूजर्स हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी इंसेंटिव्स हैं और कोशिश है कि वो करते जाएं और बड़ी, इवन इनफैक्ट आउट ऑफ टाउन भी वो कोशिश कर रहे हैं, हाईवेज के ऊपर भी लगा रहे हैं। अब आपने सुना ही है नितिन गडकरी साहब जी को कि जो एक्सप्रेस वेज हैं उनके ऊपर भी वो जी चार्जिंग हब्स बना रहे हैं। बट द पॉइंट इज, चार्जिंग हब्स बनाएं जरूर, पर उनकी 100% श्योरिटी कब मिलेगी कि वो काम कर रहे हो। हाईवेज के ऊपर चल रहे हो सडनली और आपको गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? उसके जी बाद सर आपको प्रॉब्लम होगी, बच्चे हैं साथ में, फैमिली है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं, और इसी करके ये ईवीज को हाईवेज के ऊपर लोग नहीं ले जाना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी। जी सर, आपने जैसा कि बहुत सही बताया, चार्जिंग जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईवी की, और इसके लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें अभी बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि मेट्रोज़ में तो फिर भी आपको दिख जाते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 में जाएंगे तो वहाँ अभी चार्जिंग तो दूर का बहुत दूर की बात है, अभी ईवी गाड़ियाँ में उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। तो ये अभी दूर का मतलब सपना है, लेकिन सरकार इस पर लगी हुई है। और दर्शित जी भी ईवी के सेक्टर से आते हैं, तो इन लोगों की भी कोशिश है कि नई नई चीज़ें पब्लिक तक पहुँचाते हैं। तो सर ये बताइए दर्शित जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो ईवी सेक्टर है इससे कितना बड़ा गेम चेंजर होगा ये ऑटो सेक्टर के लिए एज एन ईवी?
क्योंकि भारत का ऑटो सेक्टर जो है बहुत बड़ा है और सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में इसलिए आ रहे हैं, और अगर ईवी में ये पूरी तरह कन्वर्ट होता है तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकता है पूरे सेक्टर के लिए। देखिए, आप ईवी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी रियलिटी बनाना चाहता हूँ। जी ईवी इज नथिंग के कोई नई टेक्नोलॉजी इन्होंने एकदम निकाली है कोई। ये 1930s के अंदर भी ईवी बनाई थी और उस वक्त भी चलती थी, और उसके बाद इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी चार्जिंग की और बैटरी स्वैपिंग की, और उस करके वो अनसक्सेसफुल हो गई, वो बंद हो गई। अब फिर से वही टेक्नोलॉजी रिवाइव हुई है और अब हमारे पास बहुत बहुत रिफाइनमेंट आ चुकी है उसके अलावा, और इसी करके ईवी फिर से आई हैं। बट ईवी के साथ जो आपको बैटरी बनाने की जो पोल्यूशन है, वो कोई चीज नहीं इस वक्त देखना चाहता, बिकॉज यू आर एक्चुअली शिफ्टिंग द पोल्यूशन फ्रॉम द मेट्रोज इनटू विलेजेस एंड इनटू रिमोट एरियाज, जहां पर आप पावर स्टेशन लगाएंगे और कोल फायर्ड आपको पावर मिलेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे द इन्वायरमेंट को जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ईवी, वो शायद कामयाब नहीं होगी जितनी के आप चाहते हैं। तो हमारे को फाइनली एक नई टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी इस वक्त रिफाइन हो रही है और चल रही है, वो फ्यूल सेल की है, और जो हाइड्रोजन के ऊपर गाड़ियां चलनी है वो आ रही है। एंड मे बी बाय द टाइम हमारे को और 5 साल 10 साल के अंदर जब ये जरूरत पड़ेगी हमारे को नई बैटरी लाने की, तब तक शायद एक नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो जाए विच मे बी अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड। जी दर्शित जी कुछ आप बता रहे थे जी। सर जी, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत में 140 बिलियन डॉलर्स का है करीबन। आज के तारीख में ईवी में पेनिट्रेशन 6 से 7% हो चुका है, जबकि जो कि होता है 7 बिलियन डॉलर्स। और सारे ही प्लेयर्स, चाहे वो छोटे स्टार्टअप्स हो हमारे जैसे या बड़े प्लेयर्स हो, हुंडई हो, मारुति हो, सब लोग अपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है। जहां तक सर बता रहे थे कि ये एनर्जी शिफ्टिंग का केस है, ये भी सही नहीं है। ये एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट की तरह आप सोचिए, और भारत सरकार इसके विषय में भी सोचती है। जैसे आप देखेंगे कि भारत सरकार की एक और पॉलिसी है एनर्जी न्यूट्रल करना, एंड 2030-35 तक इनको 50% एनर्जी न्यूट्रल करना है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी जनरेट होती है, वो चाहे सोलार से हो चाहे विंड से हो, कोल और थर्मल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2070 तक भारत सरकार का ये मिशन है कि 100% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। तो ये एक इकोसिस्टम की तरह देखिए और एनवायरमेंट के इम्पैक्ट की तरह देखिए कि जो आगे फ्यूचर जनरेशन को क्या इम्पैक्ट हो सकती है। जी जी जैसा कि आपने बताया कि इसको एक इकोसिस्टम की तरह देखना चाहिए। बेशक ईवी तो है, चैलेंजिंग तो है, लेकिन अब जो सरकार इसमें लगातार सपोर्ट कर रही है तो उसमें चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन सर टुट्टू सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे ये ईवी का जो आपने बताया चार्जिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा जो आपने बताया कि बैटरी का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो उसकी कॉस्टिंग है बैटरी की वही बहुत ज़्यादा है, तो इस पर आपको लगता नहीं कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, या फिर मैंने अभी ऑटो एक्सपो में भी देखा था कई सारे नए प्लेयर्स बहुत सारी यूनिक चीज़ें ला रहे हैं, तो कुछ इसका तोड़ निकालना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? देखिए साहब, इसमें एक्चुअली रियलिटी जो है वो थोड़ी सी फर्क है। मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कार्बन न्यूट्रल होने की पूरी क्षमता चल रही है। बाकी जो हमारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको हमको कैसे कार्बन न्यूट्रल करना है। अब आप बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी के अंदर जब डेट एक्सपायर हो जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय, और जो आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो अगेन यू आर इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो ये जो चीजें हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। मैं मानता हूं कि आप सोलर पावर से आप बैटरी को चार्ज कर लेंगे, बट आप बैटरी की जो डिस्पोजल है वो आप कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे? दैट इज अनदर थिंग विच द टेक्नोलॉजी इज वर्किंग ऑन टू ट्राई एंड न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन जो बैटरी से पैदा होते हैं जब एग्जॉस्ट हो जाती है बैटरी। How to neutralize those and make the EV become more user friendly and more environment friendly.
जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अभी सर जो ये दाम बढ़ने वाले हैं तो उम्मीद करते हैं कि ईवी के दाम तो नहीं बढ़ेंगे, हालांकि किसी भी कंपनी ने अभी कोई घोषणा नहीं की है। तो दर्शी जी ये बताइए कि ईवी का जो अगर दाम नहीं बढ़ता है तो आपको नहीं लगता है कि लोगों का झुकाव थोड़ा और जाएगा? मान लीजिए ऐसे तो अमूमन 1 लाख रुपए का अंतर होता है, कोई कोई एक मिड रेंज की गाड़ी पकड़ ले या मिडिल रेंज की पकड़ ले तो उसमें 1 लाख का अंतर दिखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ईवी में अगर बढ़ोतरी कर दी जाती है तो ये एक झटका साबित होगा लोगों के लिए? देखिए, आप डेफिनेटली ईवी सर की जी, बात करते हैं तो जी। ईवी की कॉस्ट भी तो ज्यादा है। अब आप पेट्रोल की गाड़ी जब लेते हैं, एक गाड़ी पेट्रोल की जो 10 लाख की मिलती है, वही गाड़ी आपको ईवी की 15 से 18 लाख के लगभग मिलती है। नाउ हाउ डू यू बैलेंस आउट दैट एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर गोइंग टू डिश आउट? तो मेरी जो अपनी फिलॉसफी तो यही है कि आप पेट्रोल की गाड़ी लीजिए और जो फालतू पैसे आपने खर्च करने हैं ईवी के ऊपर, आप उसको फिक्स डिपॉजिट में डालिए और वो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न के ऊपर आप पेट्रोल डालिए या डीजल डालिए एंड यू कैन यूज दैट कार फ्री एंड येट हैव दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन योर ओन पॉकेट। तो दीज आर सर्टन फिलॉसफीज। अब आगे प्रैक्टिकली जब देखा जाए तो वो तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है हाउ दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। जी जी दर्शी जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर जी, ये बात वही आ जाती है जब लोग महीने की खर्च भी पकड़ते हैं, महीने के एक्सपेंसेस भी पकड़ते हैं, और एक 7 साल की लाइफ आजकल की तारीख में बैटरीज की मिलती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, ये इसकी बैटरी की टेक्नोलॉजी भी काफी डेवलप होने वाली है। एक 7 इयर्स का एक्सपेंस भी देखेंगे तो लगभग लगभग एक आदमी एक गाड़ी, एक पेट्रोल व्हीकल वर्सेस एन ईवी व्हीकल में, 4 व्हीलर्स में लगभग लगभग 5 to 6 लाख रुपीज सेव करता है ऑन 7 इयर्स ऑफ ओनरशिप कॉस्ट। और इसी में आप अगर देखोगे तो जो डिफरेंस करंटली जो कॉस्ट का ईवी की बढ़त नहीं हो रही है और पेट्रोल की बढ़त हो रही है, तो द डिफरेंस इज अबाउट 1 लाख, द डेल्टा इज अबाउट 1,50,000 रुपीज, जो कि वो एक आदमी 1.5 से 2 साल के अंदर वो रिकवर कर देता है। जी मतलब तो आपका इससे काफी ईवी को बूस्ट मिलने वाली है। जी मतलब आपका कहना है कि ईवी कोई घाटे का सौदा नहीं है, अभी आपको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लेकिन वो रिकवर हो जाता है। तो चलिए ईवी को अब कितना सरकार क्या करेगी, अभी क्या क्या और इसमें नई नई चीज़ें ला सकती है ताकि इसको बूस्टअप किया जा सके। हालांकि सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं बूस्ट करने के लिए, लेकिन इस बीच जो हमारी जो मुद्दा है गाड़ियों के दाम बढ़ने की, तो ऐसे लगता है कि ईवी के दाम तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन बढ़ते हैं तो डबल झटका होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है कि अब देखना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हो जाएगी। मतलब पेट्रोल डीजल में तो आंकड़े से जारी कर दिए गए हैं, बट अभी ईवी का ऐसा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ईवी की दाम ना बढ़ाई जाए और तो ताकि दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब ग्राहकों को फ़ायदा मिल सके। तो सर आप दोनों का TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तमाम जानकारी काफ़ी काम की आएगी, लोगों को समझ में आई होगी। जी सर, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे गेस्ट और बता रहे थे कि ईवी जो है भारत का भविष्य बन सकती है, लेकिन उसमें चुनौतियां कितनी हैं और खास करके जो दाम बढ़ने वाली बात हो रही है, तो ऐसा ना हो कि ईवी के भी दाम बढ़ा दिए जाए। हालांकि किसी भी कंपनी ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ईवी के दाम अभी फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। और अगर आपको किसी भी कार पर अभी खरीदने पैसे बचाने हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का मौका है। आप आराम से जाइए, एक कार पर कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे अभी, अगर आप 1 अप्रैल से पहले खरीद लेते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ। नमस्कार।